नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने कि आपसे वादा किया था कि राजनीति विज्ञान के विषय में अब हम अगली चर्चा करेंगे और इसके पहले धर्म दर्शन की मूल समस्याएं वेद प्रकाश के बुक की चर्चा की थी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे बुक को ला रही हूँ जो न केवल एमए के स्टूडेंट के लिए बल्कि जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बुक है, इस बुक का टाइटल है राज दर्शन का स्वाध्याय। C.L. वेपर के द्वारा यह लिखा गया है, किताब महल के द्वारा ये प्रकाशित है और ये एक ऐसी बुक है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ कैसे हुआ और उसके बारे में फिलोसफर का क्या मत है। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, हीगल, बेंथम, ये सब क्या अपने विचारों में मानते हैं, राज दर्शन क्या है और क्यों राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहिए, इस बुक में अच्छे तरह से बताया गया है। तो ये बुक हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, राज दर्शन का स्वाध्याय। इसका कारण ये है कि इस बुक में वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो बच्चों को जानना चाहिए। जैसे मैंने इस बुक को देखा था तो इसमें सीधा पहले लिखा है भूमिका में इन्होंने कि राज दर्शन का अभिप्राय क्या है, महत्व क्या है। और इस बुक का स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से ही शुरू होता है। पहले वे क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर देते हैं। बहुत बखूबी से इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बातों को कहा और रखा है। तो क्या कहते हैं वो, राजनीतिक चिंतन वह चिंतन है जिसका संबंध राज्य के आकार, राज्य के स्वभाव या राज्य के लक्ष्य से है। फर्स्ट पेज पर ही इन्होंने ये बातें लिखी है। इसका मुख्य कार्य क्या है, समाज में मानव का नैतिक पर्यवेक्षण करना, नैतिकता की बात कर रहे हैं वो। और इसमें लिखा है कि राज्य क्या है और किसी को राजाज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है और कोई राजाज्ञा का उल्लंघन कब कर सकता है, तथा राज्य के बिना अपूर्ण मानव की शक्ति क्या रह जाती है आदि का उत्तर देने के लिए वह चिरकाल से प्रचलित हैं। इस बुक में इन्होंने आगे मैटलैंड नाम का एक विद्वान है, उनके बारे में बताते हैं कि जब मैं किसी श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्न पत्र को राज्य विज्ञान की नामांकन देखता हूँ तो मुझे क्षोभ होता है, प्रश्न के कारण नहीं, शीर्षक के कारण। वो राज विज्ञान नहीं मानते हैं। इनका कहना ये है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। अब विज्ञान क्या है, किसी विषय के बारे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान में कोई भी चीज़ आज जो सत्य है वो कल सत्य हो ही, ऐसा नहीं होता है। साइंस अलग चीज़ है, विज्ञान अलग चीज़ है, ये दर्शन है। इनका मानना है कि दर्शन है। इसमें सब बातों को पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा इन्होंने जो बात कही है इस बुक में, उसमें दर्शन की बातें कही हैं। जैसे इन्होंने अर्नेस्ट बार्कर के कथन को कहा है कि राज दर्शन का प्रत्येक विद्वान यदि अपने विषय में नहीं तो अन्य विद्वानों के विषय में सोचने के मामले में तो पूर्ण समर्थ होता ही है। अन्य विद्वानों के मामले में कह रहे हैं कि राज दर्शन का महत्व क्या है। इस प्रश्न के अनेक अतिवादी उत्तर दिए गए हैं और सभी ने अपने अपने तरीके से इसका उत्तर दिया है। किसी ने राज दर्शन को कहा है कि यह महत्वहीन, निरस तथा अव्यवहारिक है। किसी ने ईश्वर आराधना के तकनीकी कुमारी की भांति बाँझ कहा है। बेकन ने इसके बारे में कहा है, बर्कले द्वारा विश्लेषित उन दार्शनिकों की विचित्रता का सबल उदाहरण है जो पहले तो धूल में लात मारकर उसे बिखेर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि धूल उखड़ने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छे तरीके से इसमें बातें की गई हैं। इसके अलावा इसमें अगर कोई विद्यार्थी है यह जानना चाहे कि हमें राजनीति विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, हमें राज दर्शन क्यों जानना चाहिए, इसमें राज दर्शन की बात हो रही है। राजनीति विज्ञान एक दर्शन है, दर्शन का अर्थ है दृष्टिकोण। मैंने पहले ही कहा है कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि वो फिलॉसफी को लेकर के ही आया है, फिलॉसफी से ही इसकी उत्पत्ति हुई है एक तरह से। इसमें लिखा है कि हमें राज दर्शन का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इस प्रश्न का एक दूसरा कुछ कम अतिवादी उत्तर भी संभव है। राज दर्शन के तर्क संगत विद्यार्थी को राज दर्शन के को पहाड़ फोड़ने वाली शब्द या बादुल धवला की
धांधली नहीं मानता और अतिरंजित दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते। उन्हें विवेक परीक्षा की स्वयं प्रस्तुत स्नातक डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। वे तो राजशक्ति के गुप्त रहस्यों को नंगा करके एकांत में छोड़ देते हैं। उनके शासन कला अध्ययन में किसी अधकचरे कलाकार का फूहड़पन दृष्टिकोण नहीं होता। वह उनका अध्ययन तो एक निपुण कलाकार की निपुणता तथा योग्यता का सजीव प्रमाण करते हैं। वे जानते हैं और इसका इतिहास साक्षी है कि दार्शनिकों ने नृपत्व की ओर उतना कम स्वाभाविक रूप दिखाया है जितना कि नृपों के दर्शन की ओर। परंतु विवेक शून्य बहानेबाजी से मुक्ति का पाने का अर्थ है महत्वहीनता या आलिंगन करना नहीं होता, क्योंकि मानव एवं उसके सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करते हम जिस हठ धर्मता की सराहना नहीं की जा सकती है। राज दर्शन का अध्ययन विवेक की जमानत न हो, परंतु वह मूर्खता के विरुद्ध सुरक्षा कवच तो है ही। यानी राज दर्शन का जो विद्यार्थी है, राज दर्शन को जिसने अच्छे से समझा है, वह मूर्ख नहीं हो सकता है। आप उसे मूर्ख नहीं बना सकते हो। हॉब्स नाम का एक विद्वान है, वह लिखता है कि मानव मूर्खता के विशेष अधिकार का प्रयोग करता ही रहता है। यानी मानव अक्सर करके विशेष प्रकार की मूर्खता का प्रयोग करता है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन राजदर्शन का विद्यार्थी विशद सुझावों का चिंतन तथा अवलोकन करता है। वांग संग्राम के साथ साथ वह प्रशंसनीय शब्द प्रयोगों का सरल निरीक्षण भी करता है। राजदर्शन का विज्ञानी वो नैतिक होता है, वो सुलझा हुआ होता है, ये बात कही जा रही है। वह जानता है कि उसका कर्तव्य शब्द जाल के आवरण को चीर कर वास्तविकता प्रस्तुत करना है। एक राजदर्शन का विद्यार्थी वो जानता है कि हमें सत्य के मार्ग पर किस तरह से चलना है और कैसे समस्या का समाधान खोजना है। आगे वो कहते हैं, हार्वे नाम का एक विद्वान है, इसी बुक में लिखते हैं कि हम रोटी की कीमतें ऊंची नहीं चाहते, हम रोटी की चालू कीमतें भी नहीं चाहते और हम रोटी की कीमतें नीची भी नहीं चाहते। नाजी भाषणकर्ता ने ऐसा कहा और उसने श्रोता भी उससे सहमत रहे, क्योंकि राष्ट्रीय समाजवादी रोटी की कीमतें की उनकी सभी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। यहाँ रोटी के तात्पर्य नाजियों की राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था से है। राज दर्शन के विद्यार्थी को संतोष देने के लिए व्यक्ति को अधिक कोमल तथा अधिक विवेक सम्मत होना चाहिए। यानी राज दर्शन का जो अध्ययन करता है उसके साथ आप उदंडता से पेश नहीं आ सकते हैं, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उसे कैसे आप बना सकते हैं? कोमलता तथा अधिक विवेक सम्मत से, यानी विवेक का प्रयोग अधिक करेंगे तभी एक राज दर्शन के अध्ययनकर्ता को आप अपनी बातों से मनवा सकते हैं। कह रहा है आगे उसी में, अपने बाह्य सौंदर्य से लुभाने वाली वस्तुओं तथा सुंदर शब्दों के वासना चक्र से उसे सतर्क रहना चाहिए। 20वीं शताब्दी में विचारधारा अरस्तु के स्वर में स्वर मिलाकर यही कहेगी कि राजनीतिक कला ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण कला है। अतः राज दर्शन का विद्यार्थी यह कभी नहीं मान पाएगा कि राज दर्शन का अध्ययन महत्वहीन है। अपेक्षाकृत वह इससे महत्व से प्रेरित होकर नवीन उत्साह के साथ ही इस विषय का अध्ययन करेगा। बिल्कुल सही बात है। जब मैंने राजनीति विज्ञान लिया था तो मुझसे ये पूछा गया था कि आपको ये राजनीति विज्ञान राजदर्शन क्यों पढ़ना है। तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, ये दृष्टिकोण देता है, ये मूर्ख नहीं बनाता है, ये प्रश्न छोड़ता है, ये अधिकार को बताता है, कर्तव्य को बताता है, ये हर एक चीज़ को क्लेरिफाई कर रहा है। मुझे अच्छा लगता है। जो सत्य है, जो तथ्य है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें अब प्रश्न आगे भी है इस बुक में कि राज्य क्या है और मानव की राजाज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। आदि प्रश्नों के उत्तर 2 प्रकार से दिए गए हैं। जो प्रथम प्रकार का उत्तर है उसमें दिया गया है कि राज्य एक सुसंगत गठित शरीर है और मानव उसके अंग। राज्य वास्तविक और मनुष्य कल्पित है। राज्य एक सुसंगठित शरीर है। क्या बात कही है इन्होंने। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये प्लेटो और अरस्तु आप देखेंगे तो उसमें से कहा है। और इसके अलावा अगर इंडियन फिलोसफर में आप खोजना चाहेंगे तो आपको दीनदयाल उपाध्याय जी की बात याद आ रही होगी कि कैसे एक वृक्ष का जो बीज होता है वो तना जड़ पत्ती से राज्य के अंग को बताते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं वो। दूसरा कह रहे हैं कि द्वितीय के अनुसार राज्य एक यंत्र है जिसे मनुष्य ही बनाते हैं, अतः मनुष्य ही राज्य है।
मनुष्य वास्तविक है और राज्य कल्पित। समय परिवर्तन के साथ साथ दोनों मतों की महत्ता में भी परिवर्तन होते रहते हैं। बात सही है। आप जितने भी यूनानी दार्शनिकों की बुक को पढ़ेंगे, उनके बुक में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। इस बुक में बहुत गूढ़ता के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई। लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी कि पूरा का पूरा अध्ययन जो राज दर्शन है वो मनुष्य का अध्ययन है। मनुष्य को हम कैसे अच्छा जीवन दे सकते हैं, मनुष्य का लाइफ हम कैसे बेहतर कर सकते हैं राज्य के माध्यम से, इसका पूरा का पूरा वर्णन, पूरा चित्रण राज दर्शन में दिया गया है और इसी का अध्ययन एक राजवैज्ञानिक करता है। इसके अलावा इसी बुक के पेज नंबर 4 पे लिखा है कि शासन करने से पूर्व प्रजा के दुख दर्दों को समझने के लिए राजा को प्रजा के साथ कठिन परिश्रम करना सीख लेना चाहिए, ऐसा भारतवासियों का मत है। कहने कि चीन का राजतंत्र भी उतना ही गहन तथा विरल है जितना कि पाश्चात्य देशों का। लेकिन बात यह हो रही है कि भारत तथा चीन के प्राचीन राज दर्शन यद्यपि अत्यधिक धार्मिक हैं, तो भी किसी से कम महत्वपूर्ण तथा प्रामाणिक नहीं है। हम धार्मिक जरूर हैं, लेकिन हमने दर्शन को जिस तरह से समझा और दिया है वो एक नया दृष्टिकोण है। ये आपको यूनानियों से पृथक है थोड़ा, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छा कहा गया है। एक पेज नंबर पर और पढ़ना चाहेंगे आगे करके, उसका है कि पेज नंबर 2 पे ये कह रहे हैं कि जो शासक नहीं उसका प्रशासन कार्यों से कोई संबंध नहीं होता है, प्रशासन कार्यों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। अगला लिख रहे हैं कि बिना कोई धन आदि प्राप्त किए यदि हम अपने को राजनीति व्यापार में उलझाते हैं तो वह हमारी मूर्खता है। मतलब धन बहुत आवश्यक है राजनीति में। अगर राज दर्शन को समझना है, राजनीति में प्रवेश करना है, तो आपको मूल्य देने ही होंगे। और ये आज आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, चुनाव का जो दौर है उसको मैं क्या कहूँ, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। उसको लेकर के आप देखते ही रहते हैं कि धन उगाही का एक माध्यम हो गया है राजनीति। आगे एक है कि मानव के लिए भाषा स्वतंत्रता के हनन से दुखदायक और कुछ नहीं है। इसमें आगे भी लिखा है कि सोक्रेटिस नाम का एक विद्वान रहता है। सोक्रेटिस ने कहा है कि सर्वोत्तम अनुसंधान का उद्देश्य यह बताता है कि मनुष्य को क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। अरस्तु तथा प्लेटो ने भी समर्थन किया है। संसार में मनुष्य से अधिक आश्चर्यजनक कोई वस्तु नहीं है। व्यक्ति की संपूर्ण यूनान का दर्पण है। इंग्लैंड में देवों, नृपों और आत्माओं का सृजन किया है, जबकि यूनान ने केवल मनुष्यों का। यह कथन सत्य ही है। सिर्फ 2 लाइन इस बुक के पेज नंबर 3 पर जो दिया गया है, दर्शन को, राज दर्शन को स्पष्ट कर देता है। पूरा का पूरे इतिहास को, पूरे राजनीति को स्पष्ट कर दे रहा है कि इंग्लैंड ने देवों, नृपों और आत्माओं का सृजन किया, जबकि यूनान ने केवल मनुष्य का। यह अध्ययन सत्य ही है। सही बात है। यूनानियों के दर्शन को आप देखेंगे तो उन्होंने मनुष्य को केंद्रित करके अपनी राजनीतिक दर्शन को, दृष्टिकोण को दिया है, जबकि अन्य को आप देखेंगे तो वो धर्म, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर को मान करके अपने दृष्टिकोण दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो राज दर्शन है इसी पर अध्ययन चलता है। ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो न केवल आपका पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी और एमएमए जो रिसर्च आप करना चाहते हैं उसकी तैयारी होगी, बल्कि ये बहुत ही लाभदायक बुक है और एक अलग बहुत मिसाल छोड़ता है कि ये अलग दृष्टिकोण देता है। बहुत सिंपल भाषा में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मील के जैसे विचार है, पेज नंबर 79 पे कहा है कि मील कहता है कि विश्वास से पूर्ण व्यक्ति सामाजिक शक्ति है और यह शक्ति केवल अपने हित के पीछे पागल 99 व्यक्तियों के बराबर है। मतलब शक्ति की बात करते हैं। और पेज के इसी अध्याय में आप देखेंगे कि चिंतन, भाषण तथा सत्कर्म, इसी को लेकर के ये पूरा राज दर्शन है। और इसमें चैप्टराइजेशन जो किया गया है वो किया गया है कि राज दर्शन का श्री गणेश कैसे हुआ, प्रश्न है। उसके बाद राज यंत्र के रूप में उसकी चर्चा की गई, फिर राज्य संगठना के रूप में, राज्य वर्ग के रूप में और उपसंहार। लास्ट में इन्होंने सब दिया है उपसंहार के रूप में। और लास्ट में पढ़ेंगे आप तो आप यह पाएंगे कि विचार ही एक लहर किसी निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर प्रमाण
से अवरुद्ध नहीं की जा सकती, परंतु धीरे धीरे धारा का प्रवाह न होने के पश्चात ही बंद होती है। क्या बात है, विचार के बारे में बात कर रहे हैं। आप पूरा का पूरा जो भी बुक पढ़ेंगे एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। मैंने इनको इसमें पढ़ा है, इसमें अरस्तु, प्लेटो, हीगल, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और सभी अच्छे बेंथम, हीगल, सभी के दर्शन को इसमें बहुत अच्छे से कम शब्दों में समेटा गया है। तो यह बुक ज़रूर आप लोग पढ़ें, जब भी आपको मौका मिले। ये आपको एक नया दृष्टिकोण देगा और ये आपको ये बताएगा कि हमें पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो भी स्टूडेंट रहता है उसे आप मूर्ख नहीं बना सकते। और शासन और प्रशासन को कैसे देश को चलाया जा सकता है, कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ जा सकता है, इसके बारे में यह बहुत अच्छे से दर्शन देता है। धन्यवाद।